वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आपको थंबनेल में देख के आपको पता चल गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में कृषि। हरियाणा में कृषि टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, पेपर में अक्सर 1 नंबर देके जाता है। तो आपको ये क्या है, छोटे छोटे पॉइंट है और आपको याद रखना है कि कौन सी फसल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होती है और कौन सी है। तो छोटा सा टॉपिक है, आपको इतना बर्डन नहीं लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं तो इस चैनल पर जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना रखी है तो जरूर देख ले। हरियाणा जीके ट्रिक वाइज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है, देख ले। अगर आप हिंदी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है, जरूर देख ले। आपको हर टॉपिक इस चैनल पर मिलेगा। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं फास्टली तो हमने वो भी प्लेलिस्ट बना के आपको साइड में आंसर दे दिए गए हैं सॉल्यूशन समेत। तो आप चैनल पर जाइए और विजिट जरूर करना ना भूले, और सुनो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में कृषि। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा टॉपिक है हरियाणा में कृषि। हरियाणा में कृषि टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, हमें नॉलेज भी हो जाएगी और 1 नंबर भी हम कमा लेंगे। तो हमें याद रखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं। सबसे बात ये है मेन, भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब भारतीय जनता जितनी भी है सबसे ज़्यादा क्या करती है, अपना आजीवन चलाने के लिए वो कृषि करती है। तो यही हमारा पॉइंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, कृषि को कहा जाता है। तो ठीक है, ये मेन पॉइंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कृषि कैसी प्रक्रिया है। तो आपको याद रखना है कृषि कैसी प्रक्रिया है। तो कृषि हमारी प्राथमिक प्रक्रिया है, ठीक है, प्राथमिक क्रिया है। तो ये बेसिक पॉइंट है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर है हमारे पास कृषि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है। मैंने पहले भी बताया है कि भारत की जो जनता है, हरियाणा की जो जनता है, जनसंख्या है, वो हमारी कृषि पर ही डिपेंड होती है। तो क्या है, 80% 81% के हरियाणा में इनके करीब कृषि लोग करते हैं। तो कृषि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है, जैसे कि आपको पता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। फिर हमारे पास है हरियाणा की 70% लगभग जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है। इसमें लिखा है कि हरियाणा की 70% लगभग जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है। ये क्वेश्चन क्या करने होते हैं, हमें ऑप्शन वाइज ये क्वेश्चन करने होते हैं। किसी में 71 दे देंगे, 70 नहीं देंगे, तो आपको 71 की तरफ भी जाना पड़ सकता है। तो आपको ये पॉइंट, आपको बेसिक पॉइंट है और आपको याद रखना है। तो हरियाणा की 70% लगभग जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, ठीक है। और पूरे विश्व की जनसंख्या, पूरे विश्व को मिला के करें तो 51% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, हरियाणा में कृषि कैसी की जाती है। हरियाणा में कैसी कृषि की जाती है। तो आपको याद रखना है हरियाणा में मिश्रित कृषि की जाती है। हरियाणा में कैसी कृषि की जाती है। तो हरियाणा में मिश्रित कृषि की जाती है, ठीक है। हरियाणा में मिश्रित कृषि की जाती है। तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि मिश्रित कृषि कहते किसे हैं। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। मिश्रित कृषि, कृषि प्लस में पशुपालन को कहा जाता है। कृषि प्लस में कृषि भी करे और वो साथ में पशुपालन भी करे, तो उसको क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो आपको पता, अगर पेपर में आए तो आप बता देना। और बेसिक पॉइंट है ये, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। कृषि के साथ साथ अगर हम पशुपालन भी कर रहे हैं तो वो हमारे पास मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला पॉइंट पे चलते हैं हम। कृषि को इंग्लिश मीनिंग में क्या कहते हैं। कृषि का इंग्लिश मीनिंग में एग्रीकल्चर लैटिन भाषा है। ये मेरे हाथों से हैंड रिटन नोट है, तो आपको पढ़ना है। हम इसमें ओनली मेन बातें ही करेंगे। तो कृषि का इंग्लिश मीनिंग क्या है, एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। और एग्री प्लस में कल्चर, तो एग्री मृदा और जुताई करने का तरीका। तो कल्चर का मतलब तो होता है जुताई करने का तरीका। तो इससे बनकर बना है लैटिन भाषा में एग्रीकल्चर, मृदा जुताई करने का तरीका, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ऋतुओं के आधार पर कितने प्रकार की कृषि है। तो एक तो खरीफ की फसल, एक हमारे पास रबी की फसल, एक जायद की फसल है। तो हम अकॉर्डिंग टू एसएससी के अनुसार पढ़ेंगे, पेपर में पूछे गए हैं उसके अनुसार पढ़ेंगे कि क्या होता है। एसएससी ने जो माना है हम वही पॉइंट लेके चलेंगे।
तो खरीफ की फसल पढ़ेंगे, रबी की फसल पढ़ेंगे, जायद की फसल पढ़ेंगे। तो एक एक करके पढ़ेंगे। फिर हमारे पास है, हम पढ़ते हैं, फिर हमारे पास है कौन सी फसल वर्षा शुरू या मानसून शुरू या जून होने से पहले बोई जाती है और नवंबर में काट ली जाती है। ठीक है, तो देखो ये खरीफ की फसल है, मतलब खरीफ में बाजरा आ जाता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू आंसर ऑप्शन के अनुसार करने होंगे, ये बात आपको याद रखना है। तो आपको जैसे बाजरा है तो आपको पता है बाजरा बाजरा नवंबर में काटा जाता ही नहीं है। हमारे लोग तो हमारे यहाँ तो सितंबर में ही काट लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन करनी है। तो कौन सी फसल वर्षा ऋतु या मानसून, मतलब जब वर्षा होती है तब बोई जाती है और नवंबर में काट ली जाती है। तो हम देखेंगे रबी की फसल नहीं बोई जाती, जायद की फसल नहीं बोई जाती। तो खरीफ की फसल है जो नवंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है, तो आपको अनुसार ऑप्शन के ही अनुसार आंसर करने होंगे और ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा गया है। ठीक है, फिर हमारे पास है खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है। तो खरीफ की फसल को सावनी फसल कहा जाता है। तो खरीफ की फसल को सावनी फसल कहा जाता है। आपको याद रखना है, खरीफ की फसल को सावनी फसल कहा जाता है। खरीफ की फसल को सावनी फसल कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया पॉइंट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है धान को ही खरीफ की फसल है। ठीक है, धान की फसल ही खरीफ की फसल है। धान मतलब चावल, तो चावल को खरीफ की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास खरीफ की फसल कौन कौन सी है, हम उसको पढ़ लेते हैं। नरमा, कपास, धान, गवार, बाजरा, तंबाकू, उड़द, ये हमारे पास क्या है, खरीफ की फसल है। नरमा, कपास, धान, गवार, बाजरा, तंबाकू, उड़द, ये हमारे पास खरीफ की फसल है। ठीक है, फिर हम नंबर वाइज पढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे रबी की फसल। रबी की फसल में हमारे जो गेहूँ बोते हैं, जो बोते हैं, ये हमारे पास सर्दियों में जो बोई जाती है वही हमारे पास है। देखो आप कंफ्यूजन कर दोगे, हमने पीछे पढ़ा कि खरीफ की फसल को कब काटा जाता है, तो हमने ऑप्शन के अनुसार क्या पढ़ा है, नवंबर में काटा जाता है। लेकिन इसमें एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें क्या है, कौन सी फसल अक्टूबर के अंत में बोई जाती है। तो तब हम खरीफ की फसल को काटेंगे ही नहीं तो बोएंगे कैसे। तो मैंने आपको बताया ना, एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेती है और कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार ही क्वेश्चन करने होंगे। देखो कौन सी फसल अक्टूबर के अंत में बोई जाती है, हमने वहाँ तो खरीफ की फसल को काटा ही नहीं है, हमने तो वहाँ पर नवंबर में उस फसल को काटा है। लेकिन क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है कि अक्टूबर के अंत में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन के अनुसार ही क्वेश्चन करने हैं। तो ये पॉइंट जो मैंने लिए हैं ये एसएससी ने खुद पूछे हैं। विश्वास नहीं होता तो चैनल पर जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देख मारो। ठीक है, तो सारे देख लिए। तो ये हमारे पास रबी की फसल होगी। ठीक है, जौ की फसल रबी की फसल है। ठीक है, अब जो रबी की फसल है हम उसको पढ़ लेते हैं। रबी की फसल है गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, अरहर। तो ये फसल हमारे पास है रबी की फसल। रबी की फसल को आषाढ़ी फसल कहा जाता है। ठीक है, रबी की फसल को आषाढ़ी फसल कहा जाता है और खरीफ की फसल को सावनी फसल कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है और भूलना नहीं है। फिर हम अगले चलते हैं अगले पॉइंट की। फिर हमारे पास है जायद की फसल। जायद की फसल में कौन कौन से पॉइंट शामिल है वो हम पढ़ लेते हैं। जायद भी फसल का ही एक प्रकार है। आपको याद रखना है, जायद जो है, जो हमारे पास कृषि करते हैं, हम जायद की फसल करते हैं, वो भी हमारे पास फसल का एक प्रकार है। ठीक है, रबी और खरीफ के मध्य जायद फसल बोई जाती है। रबी और खरीफ के मध्य मतलब हमने रबी की फसल, जैसे हमने रबी की फसल को निकाला, मार्च में निकाल लिया, फिर हमें खरीफ की फसल हम बोते हैं जाके जून के आसपास बोते हैं। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, इनके बीच में जो 2-4 महीने का अंतर बीच में गैप होता है, उसमें हम क्या कर लेते हैं, उसमें हम जायद फसल को बो लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं रबी की और खरीफ के मध्य जो फसल बोई जाती है उसे जायद फसल कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जायद फसल में क्या क्या कहते हैं, ककड़ी, खीरा, ज्वार, ये फसल याद
रखनी है आपको। फिर देखो एक मेन पॉइंट है, जायद जो फसल है उसको चारा फसल कहा जाता है। जो जायद जो फसल है उसको चारा फसल कहा जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जायद फसल को चारा फसल कहा जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो अब चावल को आपको पता है धान कहते हैं, चावल को क्या कहते हैं, धान कहते हैं। तो चावल सबसे ज़्यादा करनाल में, कैथल में और कुरुक्षेत्र में, की पट्टी आपको याद रखना है, यहाँ पर तीनों जगह चावल पाए जाते हैं। अगर एक ऑप्शन आए ज़्यादा तो आपको करनाल की तरफ से जाना है, सबसे ज़्यादा करनाल में होता है। आपको पता है करनाल को ही धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। बासमती चावल पूरे भारत में प्रसिद्ध है, किसका, करनाल का। बासमती जो चावल होता है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का, हरियाणा के करनाल का, तो ये बात आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। फिर हमारे पास है हरियाणा का सबसे शहर में गिनती होती है, हरियाणा का सबसे शहर में गिनती होती है, वो किसकी होती है, वो भी करनाल की होती है। फिर हमारे पास है पेरिस नदी, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको याद रखना है सीन नदी के किनारे बसा है। मैंने जो ये पॉइंट लिए हैं पेपर में पूछे गए हैं, एक बात आपको याद रखना है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको याद रखना है पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। मैंने अगला पॉइंट बताया है करनाल को धान या चावल का कटोरा कहा जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है। चावल का कटोरा बाउल ऑफ राइस कहा जाता है, बाउल ऑफ राइस कहा जाता है, तो ये पॉइंट याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं गेहूं, गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, गेहूं सबसे ज़्यादा सिरसा में पाया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास है 13-14 में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पाया जाता है, सिरसा में पाया जाता है। तो आपको 2025 के अनुसार भी चलना है, 2025 में भी सबसे ज़्यादा गेहूं सिरसा में ही पाया जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 2025 में भी आपसे पूछे सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पाया जाता है, तो सिरसा में ही पाया जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा भारत का 1.34% हिस्सा है, हरियाणा भारत का 1.34% हिस्सा है, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा भारत को, अकेला हरियाणा भारत को 12% गेहूं देता है, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर पेपर में आ जाए हरियाणा भारत को कितने प्रतिशत गेहूं देता है, तो आपको याद रखना है 12% गेहूं देता है। फिर हमारे पास है हरियाणा को भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है, हरियाणा को भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, हरियाणा को भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ मिलता है, भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में मिलता है, भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में मिलता है, ये बात आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है भारत में प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा गेहूं, भारत में प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ मिलता है, तो आपको बताना है पंजाब में मिलता है, प्रति हेक्टेयर आपको याद रखना है पंजाब है। फिर हम पढ़ेंगे कपास की तरफ। कपास भारत का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो आपको याद रखना है काली मिट्टी उपयुक्त होती है। फिर हमारे पास है हरियाणा में कपास सबसे ज़्यादा सिरसा में होता है, हरियाणा में कपास सबसे ज़्यादा सिरसा में भी होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर हमारे पास है, आप सोचोगे कि हरियाणा में तो सिरसा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें गेहूं भी ज़्यादा होता है और कपास भी सबसे ज़्यादा होता है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि हरियाणा का जो सिरसा ज़िले का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होगा वहाँ का, तो वहाँ की ज़मीन भी होगी, वहाँ पर कृषि भी होगी, तो आपको इसी पॉइंट से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास विश्व की सबसे अच्छी कपास मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है, मिस्र की मानी जाती है, ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपको
याद रखना है। फिर हमारे पास है गन्ना। गन्ना सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा गन्ना यमुनानगर में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पाया जाता है? यमुनानगर में पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। फिर है एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ की है? सरस्वती शुगर मिल है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है सरस्वती शुगर मिल है, ठीक है, जो कहाँ है? यमुनानगर में है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है वो सरस्वती शुगर मिल है और यमुनानगर में है। फिर हमारे पास है हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ है? हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ है? वो हमारे पास है यमुनानगर में है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट, यमुनानगर किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको बताना है सरस्वती नदी के किनारे मुगलावाली में सरस्वती नदी की खुदाई की गई थी, वहाँ मुगलावाली कहाँ है? यमुनानगर में है। तो ये आपको याद रखना है, यमुनानगर किस नदी के किनारे बसा है? तो सरस्वती नदी के किनारे बसा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सरसों। सरसों ज़्यादा, पहले सबसे ज़्यादा सरसों महेंद्रगढ़ में भी होती थी, लेकिन अब सबसे ज़्यादा भिवानी में, आप गूगल सर्च मारोगे तो भिवानी में सबसे ज़्यादा होती है। ये पॉइंट ऐसे हैं करंट के हैं, कहाँ कब ज़्यादा हो जाती है। जैसे इस साल भिवानी में ज़्यादा हुई तो क्या पता अगले साल महेंद्रगढ़ में ज़्यादा हो जाए। तो ये ऐसे पॉइंट है, आपको याद करने, पेपर देने से पहले आपको क्या करना है, एक बार गूगल सर्च जरूर मारना है, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन है और ये चेंज होते रहते हैं। तो सरसों सबसे ज़्यादा भिवानी में सबसे ज़्यादा सरसों होती है। खनिज सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में भी पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, खनिज सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। फुहारों की खेती कहाँ की जाती है? तो सबसे ज़्यादा फुहारों से खेती महेंद्रगढ़ में ही की जाती है। तो ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि महेंद्रगढ़ में नहर द्वारा कम सिंचाई की जाती है। आम की बागवानी हरियाणा में कहाँ नहीं होती है? तो आपको बताना है आम की बागवानी हरियाणा में महेंद्रगढ़ में नहीं होती है, ठीक है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है, हरियाणा में वर्षा कम होती है। तो हरियाणा में वर्षा कम होती है, सिरसा में होती है, ठीक है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा सिरसा में भी होती है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मक्का सबसे ज़्यादा पंचकूला में पाया जाता है। पंचकूला के बाद अम्बाला और ये हमारे पास के की पट्टी है, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। मक्का पूछे तो सबसे ज़्यादा पंचकूला में पाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा अमेरिका में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मक्का पाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है ज्वार। ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ज्वार सबसे ज़्यादा हमारे पास रोहतक में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा रोहतक में पाई जाती है। फिर महेंद्रगढ़, सिरसा में सबसे ज़्यादा। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है रोहतक में पाई जाती है। फिर हमारे पास है बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो बाजरा सबसे ज़्यादा अब भिवानी में ही ज़्यादा उगता है। तो आपको याद रखना है, भिवानी में आपको याद रखना है, भिवानी सबसे ज़्यादा में पाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जो पूछे तो रबी की फसल है और हिसार में मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट चनाबी हिसार में ही है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। मैंने आपके लिए चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो जो पूछे तो जो हिसार में पाया जाता है, चनाबी हिसार में पाया जाता है, और बाजरा पूछे तो भिवानी में पाया जाता है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया है, पेपर देने से पहले एक बार जरूर गूगल पर सर्च मारे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कल्चर, ये भी कृषि में ही मैंने काउंट कर लिया है। मैंने सोचा क्या अलग वीडियो बनानी, इसमें ही काउंट कर देते हैं। ये जो टॉपिक है, जो कल्चर है हमारे पास, ये इतना टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, इंडिया जीके हो या हरियाणा जीके हो, इससे भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर हमारे पास है एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर है। ट्रिक से समझाए तो एप्पल जैसा मुंह हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब मधुमक्खी हमारे खा जाएगी। तो एपीकल्चर हो गया मधुमक्खी पालन। फिर हमारे पास है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है? बागवानी। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी होती है। विटीकल्चर क्या होता है? अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर, याद रखना है। विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है। वर्मी
कल्चर। वर्मी कल्चर होता है, केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, और केचुआ को किसान का मित्र भी बताया गया है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का रेशम उद्योग है। ठीक है, कल्चर रेशम उद्योग सेरीकल्चर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है मोरिकल्चर। मोरिकल्चर हमारे पास है रेशम कीट शहतूत। मोरिकल्चर रेशम कीट शहतूत से संबंधित है। मोरिकल्चर रेशम कीट शहतूत से संबंधित है। फिर हम चलते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर से फूल विज्ञान हो गया। फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं? फूल विज्ञान को कहा जाता है। ओलेरीकल्चर हमारे सब्जी विज्ञान को कहा जाता है। ओलेरीकल्चर, ओ ले ले सब्जी, ओ ले ले सब्जी, तो ये हमारे पास हो गया सब्जी विज्ञान है। ठीक है, फिर हमारे पास है गेहूं की कटाई 13 अप्रैल बैसाखी के बाद होती है। आपको गेहूं की कटाई 13 अप्रैल बैसाखी के बाद होती थी, पहले होती थी, लेकिन अब तो जब भी पक जाते हैं तभी काट ली जाती है। गेहूं की कटाई 13 अप्रैल बैसाखी के बाद होती थी। कब होती थी? पहले होती थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप आपको ये सीरीज़ बढ़िया लगी होगी। और मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, तो आपको अगर आप हैंड रिटन नोट नहीं देखना चाहते हैं तो मैंने वैसे भी आपको हरियाणा जीके ट्रिक वाइज करवा रखी है। अगर आप मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स में देख पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिए। मैंने ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। ओके, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, बाय।